नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी चुनाव अपने आखिरी दौर पर पहुंच चुका है और 7वें चरण की धुरी काशी बना हुआ है। 7वें चरण में 54 सीटों पर चुनाव होने हैं। 2017 में इन 54 सीटों में बीजेपी ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में रोड शो किया। आपको बता दें, वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे थे, तो रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट में नामांकन करने गए थे। भाजपा ने 8 वर्ष पुराने ऐतिहासिक शो को एक बार फिर दोहराने के लिए ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित करीब 1 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों ने पहले से ही काशी में डेरा डाल रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो की तैयारी को लेकर एक दिन पहले ही वाराणसी पहुंच गए। उधर पीएम मोदी के रोड शो के बाद अब अखिलेश यादव भी रोड शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी और दिग्गज काशी में जुटे हुए हैं। उधर प्रियंका गांधी वाराणसी में 2 फरवरी से प्रवास कर रही हैं। आज बहन का साथ देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंच गए। राहुल प्रियंका के साथ करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद राहुल गांधी ने पिंडरा से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और जमकर बीजेपी पर बरसे। कुल मिलाकर सभी सियासी दिग्गज आखिरी चरण से पहले अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। किस प्रकार का ड्रामा चलता है। यूक्रेन में युद्ध हुआ, हिंदुस्तान के हजारों युवा यूक्रेन में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहां युद्ध शुरू होता है, हमारे हजारों युवा आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं। और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, हमें बचाइए, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए। ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या ये हिंदुस्तान के युवा नहीं है? क्या ये हमारे नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? तो कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं। तो जो काशी है इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है, क्योंकि आखिरी चरण है। काशी के आसपास तमाम सारे जो जिले हैं वो आखिरी फेज में शामिल हैं। तमाम सियासी दिग्गज काशी में बने हुए। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, अखिलेश यादव रोड शो करने जा रहे हैं, कल प्रियंका गांधी भी रोड शो करेंगी। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ।
जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं 7वें और आखिरी चरण के चुनावों की, जहां काशी इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है। तमाम सारे सियासी दिग्गज आज काशी में मौजूद हैं, पिछले कई दिनों से मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। कुल मिलाकर बीजेपी अपनी ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश है और जो करिश्मा पिछली बार हुआ था उसको दोहराने की भी चुनौती बनी हुई है। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सैयद कासिम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी को भी तमाम वर्षों का अनुभव है, साथ ही साथ पूर्वांचल की राजनीति को खासे अच्छे से समझते हैं। अजय जी स्वागत है आपका। दिनेश पाठक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबार से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगह आपने बड़े पदों पर रहकर काम किया है, खासा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ कृष्णा पंडित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो आखिरी चरण का जो दौर है, पूर्वांचल के जिले काशी की बात करें तो उसको अच्छे से आप समझते हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, यूपी के ब्यूरो चीफ जो हैं, वो इस वक्त काशी में मौजूद हैं, कई दिनों से मौजूद हैं। आज रोड शो हुआ, उसको भी आपने कवर किया। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दिनेश आपके ही पास आएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। कितना खास रहा? क्या जो 2014 में एक ऐतिहासिक रोड शो हुआ था वैसा कुछ नजर आया, फिर जैसी उम्मीद थी बीजेपी को वैसा रोड शो रहा? जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पूरी तरह से प्रायोजित होता है। 2014 की बात करें या 17 की या फिर 19 की, तीनों रोड शो की बात करेंगे तो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जो नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया है वो बिल्कुल उससे बढ़ चढ़ के था, उससे बिल्कुल अलग नहीं था। भीड़ उसी तरह थी, उससे बल्कि ज़्यादा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में वाराणसी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। पूरे दिन मैंने देखा है कि लोग जो है 3-3, 4-4 घंटे इंतजार किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और उनसे जब हमारी बातचीत हुई, के न्यूज़ की टीम ने बातचीत की है, तो भी उनके लिए समर्पण का भाव दिखा है। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हुआ है, मोदी ने विकास किया है। 2014 से लेके अब तक, जब से वो यहाँ के सांसद हुए हैं, तब से अब वाराणसी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। रोडों को लेके, यातायात को लेके, यहाँ विकास के कार्यों को लेके, गंगा घाटों को लेके यहाँ मोदी ने विकास किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2014 से अच्छी भीड़ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया है उसमें देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं था, प्रधानमंत्री अकेले थे। जिस तरह से 14, 17 और 19 में उन्होंने अकेले अपने चेहरे पे रोड शो किया था, उसी तरह इस बार भी उनका रोड शो रहा और अपार जनसैलाब था वाराणसी की सड़कों पर। जिन रूटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का यह रोड शो पूरी तरह से खचाखच भरी थी पब्लिक से। पब्लिक खुद से अपने इंतजाम से फूल, माला और अन्य तरह की चीज़ों को लेकर उनका स्वागत करने की, पलक पावड़े की बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। धूप इतनी कड़क थी, बावजूद इसके लोग लाइन में, कतारों में खड़े होकर एक झलक पाने के लिए अपने नेता का तैयार थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में केवल और केवल मोदी ही चाहिए, बाकी किसी को कोई नहीं। बिल्कुल दिनेश, आपने रोड शो को कवर किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, 2014 में जो भीड़ थी वैसी एक बार फिर से नजर आई है। अब ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खाली चुनाव के समय जिन्हें गरीब याद आते हैं, उन पे भरोसा कैसे होगा? अरे भरोसा तो उन पर होगा ना जो हमेशा गरीबों में ईश्वर को देखते आए, जैसे मोदी जी।
अरे हमारे चरण तक धोए हैं उस आदमी ने। उनका भगवान एक ही है, गरीब, समझे? गरीब को घर, अन्न, दवा, शिक्षा, सुरक्षा सब दिया है, वो भी बिना भेदभाव के। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं 7वें और आखिरी दौर की, जहां तमाम सियासी दिग्गज इस वक्त पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं। तमाम बड़े नेता इस वक्त काशी में मौजूद हैं और काशी एक धुरी बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले दिनेश पाठक जी आप ही के पास आएंगे। दिनेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है, 2014 में भी रोड शो किया था, एक ऐतिहासिक रोड शो किया था। रोड शो के जरिए एक अपार जनसमर्थन देखने को मिला था और केंद्र में सरकार बनाई थी। क्या लगता है ये रोड शो उस रोड शो से कितना अलग है, और ये रोड शो भी क्या बीजेपी को एक बूस्टर देने की जो है कोशिश है? नहीं, बिल्कुल रोड शो हमेशा से बूस्टर साबित होते आए हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो वो फिर थोड़ा अलग होता, जैसे दिनेश त्रिपाठी साहब बता रहे हैं कि बहुत प्लान्ड वे में था। तो नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और वो सब पर उनके मैनेजमेंट के पार्ट पर काफी मजबूत है। बनारस में उनका प्रभाव है, इससे अब इनकार करना जाहिलियत होगी अगर कोई कहता है कि बनारस में लेकिन भीड़ से वोट का आकलन करना ये थोड़ा कठिन है। बनारस में चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फर्क है। लोकसभा का चुनाव जब भी लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी अभी कई बार बनारस से जीतने की स्थिति में हो, अगर रोड शो नहीं भी निकालते हैं तो भी जीत जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में सारी सीटें उनके पक्ष में आ जाएंगी। रोड शो से तय कर लिया जाए या हम में से आप में से कोई भी रोड शो से ये बात कहे तो ये बात प्राय बनारस की जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं, जो रोड शो का कॉन्सेप्ट जब राजनीति में, भारतीय राजनीति में आया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब आया, तो अजय भाई साहब बैठे हैं आपके सामने ही ये रोड शो आया है। रोड शो तो किया ही इसीलिए जाता है कि सड़क पर निकल जाओ, कुछ नेचुरल ट्रैफिक और कुछ अपने कार्यकर्ता, पर बस भीड़ बन जाती है और माहौल बन जाता है। इसलिए रोड शो के आधार पर नतीजों की गणना या आकलन मेरी नजर में नाइंसाफी है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का जो अपना मैनेजमेंट है किसी भी इवेंट को करने का, वो सैल्यूट करने लायक है। उससे सीख सकते हैं बाकी लोग, बाकी दलों को सीखना चाहिए, क्योंकि अब मामला कारपोरेट स्टाइल में ही चलेगा। अब कोई भी पार्टी हो, अब जाहिलियत के आधार पर बात नहीं बनेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी हैं, सबसे ज्यादा एमएलए हैं, सबसे ज्यादा सरकारें जिसकी हैं, उनसे हम कुछ और न सीख पाए तो ये तो सीख सकते हैं एक राजनीतिक दल के रूप में कि हमें अपना मैनेजमेंट कैसे अपना रोड शो करना है, कैसे अपनी रैलियां करनी है। लेकिन आकलन रोड शो के आधार पर विधानसभा चुनाव में आकलन अगर हम करते हैं तो पूरी विनम्रता से आपके दर्शकों से और इस सदन से माफी के साथ कहूंगा कि इसको वोट से नहीं जोड़ा जा सकता। चलें जी, बिल्कुल वोट से इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। सैयद भाई के पास हम आएंगे। सैयद भाई, रोड शो कितना असर डालेगा, चूंकि अब अखिलेश यादव भी रोड शो करने जा रहे हैं? सैयद भाई, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। मैं पाठक जी से पूरी तरह से दिनेश भाई से सहमत हूँ। रोड शो जो है वो अब हर विधानसभा क्षेत्र में और हर जगह जो कैंडिडेट होता है वो भी करता है या किसी बड़े स्टार को बुलाकर करता है। तो मोदी जी नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ही नहीं देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। मोदी जी के स्टार प्रचारक होने में, मोदी जी की लोकप्रियता में, मोदी जी के अंदाज में, उनके संबोधन में, उनकी वाणी में कोई शक नहीं पैदा होता है। लेकिन देखिए शैलेंद्र भाई, ऐसा है कि तो बनारस की जो कल रिपोर्ट कृष्णा भाई ने बताई थी
मैंने आज तमाम लोगों से पता किया है, लगभग बनारस में चुनाव वहीं पे है, जैसा कृष्ण भाई कल कह रहे थे। रोड शो और वहां मजमा, भीड़, फूलमाला लाए, अपने पैसे से लाए, फूलमाला की बरसात की। ये एक शब्द में दिनेश भाई ने भी बता दिया, अजय कुमार जी ने बता दिया कि इवेंट है। और इवेंट मैनेजमेंट जो होता है वो इवेंट कंपनियां करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई इवेंट कंपनी नहीं है कि एक इवेंट करते हो, उस इवेंट से तमाम जो है लोग खरीदार आ जाएं, उसके बाद वो हमारा प्रोडक्ट इवेंट का बिकने लगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट की बाजार अच्छी हो जाए। मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, ये आखिरी चरण का चुनाव है, पहले दूसरे चरण से शुरू हुआ, एक हवा ये गई है, ये फिजा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी गठबंधन लाभ की हैसियत में है। ऐसे में मुझे लगता है इस रोड शो से कोई फर्क पड़ने वाला है। बाकी दिनेश भाई वहीं से हैं, कृष्ण भाई वहीं से हैं, ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आज मैंने अपने रिपोर्टर से, मतलब आप समझिए तहसील से लेके और जिले तक के संवाददाताओं से पूछा है। उनसे पूछने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, जाति अपनी चरम पे है इस वक्त बनारस में, और वाराणसी के सभी सीटों पे जातीय गणित बहुत मजबूती से कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मोदी जी अपने पूरे कौशल से इसको कितना बजा पाते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, जो मोदी जी की पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, वो बदस्तूर जारी, जैसे कि दिनेश बता रहे थे। लेकिन सैयद भाई का कहना है कि जाति जो है वो खासी ऊपर है। जो कैंडिडेट हैं उनको देखकर वोटर्स वोट करेंगे, ऐसा माहौल इस वक्त वहां बना हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आखिरी दौर जो बचा है। तमाम राजनीतिक दल के नेता इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और ज्यादातर जो नेता हैं, प्रमुख हैं अपनी पार्टियों के, वो काशी में डेरा जमाए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और रोड शो में एक जनसैलाब नजर आया। कितना महत्वपूर्ण है ये रोड शो आखिरी चरण से पहले, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम अजय कुमार जी आपके पास आएंगे। अजय जी, रोड शो एक ट्रेंड में चल चुका है और रोड शो काफी पहले से चलता आ रहा है और प्रधानमंत्री ने कई जगह रोड शो किए हैं। सिर्फ काशी के अलावा बात करें, जहां जहां इलेक्शन होते हैं, काशी में रोड शो करना, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है उनका, कितना प्रभाव डालता है? दिनेश पाठक जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। रोड शो ओट में बदल जाए ये मैं मानने को तैयार हूँ। मुझे 60 और 70 दशक की वो भी बात याद है। लखनऊ में अटल जी की अमीनाबाद में सभा होती थी, तमाम भीड़ होती थी, भारी भीड़ होती थी, और अटल जी खुद कहते थे, भैया जितने लोग आए हो सबके परिवार वाले भी अगर वोट डाल दे तो हम लखनऊ से कभी ना हारे। और वो बेचारे जितनी भीड़ होती थी उतने से ही लखनऊ के वो हार जाते थे। तो बहुत से लोग देखने आते हैं, बहुत से लोग सुनने आते हैं। अटल जी 60-70 के दशक तक लखनऊ से हारे और जा करके बाद में बलरामपुर से जीते। कर वो एक अलग की बात है। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट की मैं दाद देता हूँ। मैं आज ही एक जगह यहीं माल एवेन्यू में था, एक कमरे में 20-25 बेटियां लड़कियां बैठी थी और वो बार बार फोन मिला करके बनारस के लोगों से पूछ रही थी कि मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, एक जगह से बोल रही हूँ, आप किसको वोट देंगे, और बाकायदे वो टिक कर रही थी कौन किसको वोट देगा। लोग बता रहे थे, नहीं बता रहे तो वो अलग। मैंने एक बेटी से पूछा कि इस काम का क्या मिलता, वो बोली 3000 रुपए पर डे मिलता। मैंने कहा वाह, ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं शैलेंद्र भाई, कि इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए वोट डलवाने के लिए। मुझे याद है 70-80 के दशक में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके निकला करके लैया चना खा करके वोट डलवाते थे। आज पन्ना प्रमुख, एक पन्ने में 150-200 मतदाता हैं और उनकी ड्यूटी लगाई गई और पर पन्ना प्रमुख को 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए एक पन्ने के दिए गए। मैं जानकारी में मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख वोट डालने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो है, ठीक है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि 2014 में जब मोदी जी बनारस आते थे, 17 में आते थे, उनका मैनेजमेंट सारे होटल उनके मैनेजर्स के बुक हो जाते थे। और अगर आजमगढ़ में उस समय मुलायम सिंह ने कुछ कहा था तो फौरन एक इवेंट मैनेजमेंट वाला मोदी जी के पास एक पर्ची पहुंचा देता था कि अभी 15 मिनट पहले मुलायम सिंह ने आजमगढ़ में क्या भाषण दिया, और उसी का वो तत्काल जवाब देते। ठीक है, परंपराएं बदल रही, सारी चीजें हैं, लेकिन सारा इवेंट कह लीजिए या जितना रोड शो हुआ है वो सब वोट में बदल जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन ठीक है, मैं भी बनारस गया, बनारस देखा, बनारस की 8 सीटों में अगर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिल जाए तो ये मिरेकल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां के एक मंत्री के बारे में आम जनता ने ये कहा, भाजपा समर्थकों के इनका व्यवहार ठीक नहीं रहा। और व्यवहार ठीक कैसे रहे जब विधानसभा में 150 विधायक योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं? तो आप समझते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या रही है। पार्टी का कार्यकर्ता असंतुष्ट है, वो तो कहता मेरी तो सुनवाई इस 5 साल में हुई नहीं। और उसको पहले ही दिन में योगी जी ने कह दिया था कि देखो ना तुम थाने जाओगे और ना किसी काम से कहीं जाओगे। कार्यकर्ता भी रुष्ट है, तो कहता पैसा दो, अब हम मेहनत करेंगे। खैर वो एक अलग की बात है, लेकिन जितनी सीटें आप ये समझिए 54 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पास थी, वो वापस आ जाए तो इस 7 तारीख को 7वां चरण और ये सीटें वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। नहीं, वापसी जी सीटें वापस आ जाए ये तो बीजेपी भी अच्छे से जानती है, उनके नेता जो भी जानते हैं, खुलकर कोई नहीं बोल रहा है कि जो करिश्मा 2017 में था वैसा तो नहीं होने वाला। लेकिन अब कितनी सीटें बचा पाए ये एक चुनौती बना हुआ है। कृष्णा पंडित हमारे साथ बने हुए हैं, वाराणसी से हैं, काशी से हैं, और काशी की जो संस्कृति है, जो वहां का रहन सहन है, और अगर ये देखिए काशी की गलियों में जो खेलते लड़के मिल जाएंगे वो भी राजनीति को बहुत बेहतर से समझते हैं। क्या कहेंगे कृष्णा पंडित जी, जो रोड शो प्रधानमंत्री का है, क्या ये वोटों में तब्दील होगा या फिर वोटर से वोट डालने जाएगा तो पूरा गुणा गणित लगाएगा किसको वोट देना है? कृष्णा पंडित जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की बातें और लोगों ने कहा है, मैं उससे थोड़ा सा अलग ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, मोदी जी और योगी जी का जो समर्थकों में उत्साह है वो भरपूर देखने को मिला, उसमें 1% कहीं कमी नहीं है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय जो नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी और योगी को शर्मिंदा करने का काम किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके के प्रत्याशी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए खोने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। 8 का 8 विधानसभा भाजपा के पास है। इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा 2017 में कि 8 विधानसभा बनारस का भाजपा के झोली में थी। आज वर्तमान की स्थिति है कि भाजपा 2-3 सीटों पे कसमकस लड़ाई लड़ रही है। वहां कुछ भी हो सकता है, वोटों का अंतर बहुत मामूली सा देखने को मिलेगा। स्थानीय विधायकों का नकारापन जो आज जो देखने को मिल रहा है कि मोदी जी जो रैली कर रहे हैं, जिस स्थल से गुजर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि यहाँ के वर्तमान जो नीलकंठ तिवारी जी का क्षेत्र दक्षिणी जो बड़ा चर्चे में है कि वहां से सपा ने एक पंडित और महंत को खड़ा किया, किशन दीक्षित को, वो किस तरीके से संतुलित हो रहा है। वहां कुछ बंगाली वोट है जो ममता बनर्जी कल आकर के उसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने एक वीडियो भी जारी किया है, उन्होंने माफी मांगी कि समय नहीं दे पाए। जो शहरी सीट है काशी की, जहां काशी विश्वनाथ धाम भी शामिल है, वो सीट में भी इस वक्त कांटे का मुकाबला है। इस पर भी बात करेंगे कृष्णा पंडित जी, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान बने रहिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जो चुनाव है यूपी का आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 7 तारीख को वोटिंग है। आखिरी चरण में पूर्वांचल की तमाम सीटें हैं। काशी को इस वक्त केंद्र बनाया हुआ है। तमाम जो सियासी दल के नेता हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। रोड शो से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, इन्हीं सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले कृष्णा पंडित जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप ही के पास आएंगे। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की आप बात कर रहे थे, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, लेकिन उनके सामने इस बार जो प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने, वो महंत हैं। किशन दीक्षित नाम है उनका, और उनको वहां की क्षेत्र की जनता पसंद बहुत करती है। कहा जा रहा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो दूसरी बार दूसरे नंबर पे थे 2017 के चुनाव में, जब उनको पता चला किशन दीक्षित आ गए, उन्होंने विधानसभा छोड़ दी, कैंट चले गए। क्या लग रहा है शहरी सीट जो है वो भी कांटे का मुकाबला है? एक बड़ी बात खुलकर आई है कल कि कुछ विधायक जो है कुछ सीटों पर सपा और कांग्रेस का गठबंधन नजर आ रहा है। कल मैं आपको बता दूं, पिंडरा विधानसभा में अजय राय को अखिलेश यादव ने भी आशीर्वाद दिया, और कांग्रेस की जो वर्तमान में सर्वे सर्वा हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हुआ कि कहीं न कहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने वहां डमी कैंडिडेट दे करके कहीं न कहीं सपा को जिताने के लिए भरपूर कोशिश और एक तरीके का राजनीति और कूटनीति रच रही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो आज यहाँ पे दक्षिणी में देखने को मिल रहा है, देखिए 5 साल जो भी सरकारें रहती हैं, उनके लोगों का भी बहुत न बहुत महत्वाकांक्षा उनसे जुड़ जाती है। जो पूरा नहीं होती है तो वो कहीं न कहीं नकारात्मक वे में देखने लगते हैं। नकारात्मक के आधार कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, अब एक जाति का समीकरण, पूर्वांचल में जातिगत बातें बहुत हावी रहती हैं। चुनाव में विधायक की चुनाव में जो है विधानसभा में जातिगत भावनाएं पूरी तरीके से हावी रहती हैं। इसीलिए गठबंधन में छोटे छोटे नेताओं को शामिल करके जो जाति का खेल है उसको साधने का काम अखिलेश यादव ने बखूबी किया है, जिसका फायदा भी अखिलेश यादव को मिलेगा। जिन सीटों पर ये जो सरकार बिछड़ रही, कमजोर पड़ रही थी, जहां विधायक सीट कमजोर पड़ रहे थे उनको वोटों के समीकरण को लेकर के, वहां जाति का ध्रुवीकरण करा करके अखिलेश यादव ने बहुत मजबूती से अपना पासा रखा है। अब मैं ओम प्रकाश राजभर के लड़का जो शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, मैं वहां की बात बता रहा हूँ।
वहां से एक विधायक प्रत्याशी अवधेश पाठक, सपा का बहुत पुराना, बहुत ही जबरदस्त कार्यकर्ता है और कई वर्षों से लगे रहे। अचानक गठबंधन होने के बाद शिवपुर से उनकी दावेदारी खत्म कर ओम प्रकाश राजभर के लड़के को दे दी गई। वहां बाहुल्य संख्या में ब्राह्मण है। अब वो ब्राह्मण आज बगावत पे हैं। जब वो बगावत करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सपा वहां कमजोर होगी, लेकिन जो राजभर वोट है वो बटेगा, क्योंकि इसके पहले जो राजभर था वो अनिल राजभर को पूरी तरीके से समर्पित वोट था। अब इन दिनों वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा है जातिगत समीकरण के आधार पे, वो बहुत दिलचस्प होगा। और कोई आज जो बनारस की स्थिति है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये पार्टी जीत रही है। कुल मिलाकर कृष्णा पंडित जी की त्रिकोणीय मुकाबला भी हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और आपने पिंडरा विधानसभा का जिक्र किया, आज राहुल गांधी खुद वहां पहुंचे थे और कांग्रेस को भी लगता है वाराणसी से जो पिंडरा विधानसभा है वहां से सीट निकाली जा सकती है। और अजय राय जो हैं 5 बार के विधायक हैं और 2017 की अगर बात करें चुनाव में तो बीजेपी के अवधेश सिंह से हार गए थे, तो दूसरे नंबर पर थे। क्या ये बड़ी वजह है कि जो टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की है, इसलिए अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कांग्रेस समर्थन कर दें, जैसा आपने बताया? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में भी लड़ाई इतनी आसान नहीं है अजय राय के लिए भी और अवधेश सिंह के लिए, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्योंकि वहां अवधेश सिंह ने भी जबरदस्त मेहनत किया है, अपनी पूरी ताकत लगाई है और हमेशा अपने क्षेत्र में। ठीक है कृष्णा जी, आपको रोकेंगे। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री का रोड शो तो खत्म हो गया, अब अखिलेश यादव ने रोड शो शुरू कर दिया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अखिलेश यादव रोड शो करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद अब अखिलेश यादव इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक हाथों पर झंडा लिए नजर आ रहे हैं, बैनर पोस्टर्स लिए हुए हैं। तो एक के बाद एक रोड शो जो है वो इस वक्त बनारस की गलियों में नजर आ रहा है। तो पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था वो तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर जो है इस वक्त वाराणसी में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो भीड़ तो दोनों तरफ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया वहां पर भी काफी भीड़ नजर आई। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव जो रोड शो कर रहे हैं वहां पर भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि ये जो रोड शो में जो भीड़ नजर आ रही है, ये वोट में कितनी तब्दील होती है। जिस तरह से हमारे तमाम सारे मेहमान बता रहे थे कि इस वक्त जो समीकरण बने हुए हैं राजनीति के, उसमें कहीं नहीं कहा जा सकता कि रोड शो में जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील हो पाएगी। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं मैदान पर जिनको लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी बना हुआ है। तो वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने रोड शो शुरू कर दिया है और क्या ये रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है क्या ये वोटों में तब्दील होगी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी बने हुए हैं, काशिम मौजूद हैं। दिनेश, ब्रेक से पहले जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, भारी जनसैलाब नजर आया है, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि ये जो भीड़ पहुंचती है रोड शो में, जनसभाओं में, ये दूसरे जिलों से लोग पहुंचते हैं। इसको लेकर क्या समझे जो आज का रोड शो था? दिनेश जी बिल्कुल, ये वाराणसी के ही जहाँ जहाँ मैं जिस प्रधानमंत्री के जिस रूट पे रोड शो था, मैंने लगभग वो 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की। हमारी टीम जो थी वो भी तय की है। लगभग के न्यूज़ के दर्शकों ने भी देखा होगा। हमने जब बातचीत किया है तो यही पूछा है उनसे कि आप कहाँ के रहने वाले हो,
तो 90% लोगों ने यही जवाब दिया है, वाराणसी के हैं या सर दक्षिणी विधानसभा से हैं या उत्तरी से हैं, यही लोगों ने बताया है। बात रही अभी दिनेश सर जैसा कह रहे थे पाठक सर, तो वो सही बात है कि भीड़ जो रोड शो में आ रही है वो वोटों में कितना परिवर्तित होगी ये तो बाद में पता चलेगा, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इस पर मैं एक बात बोलूँगा कि 2014 का रिकॉर्ड देखा जाए, 2017 का देखा जाए और 2019 का देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ट्रैक पे उन्होंने रोड शो किया है। और ऐसा नहीं है कि उस दौरान विपक्षी दल, वो चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उन लोगों ने मेहनत नहीं की या रोड शो नहीं किया या रैलियां नहीं की या आरोप प्रत्यारोप न लगे हों। सब चीज़ें उस दौरान भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उसी तरह थी और उसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 7-8 सीटों पर विजय हासिल की थी। हाँ, इस बार थोड़ी लड़ाई है यहाँ विधानसभा में। मैंने लगभग विधानसभाओं में वाराणसी के घूमा है, हमारी टीम घूमी है, तो लड़ाई इस बार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 विधानसभा चुनाव देखेंगे तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता एक विधानसभा में 2 राष्ट्रीय नेता रैलियां नहीं किए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी आभास है और उसके शीर्ष नेतृत्व को भी आभास है कि हाँ, यहाँ हमारी कुछ कमियां हुई हैं। सत्ता में रहने के बाद निगेटिव वोटें हुई हैं, लोग नाराज हैं, उसको मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, जो रैलियां की अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, वह प्रदेश के नेतृत्व के साथ, वो देखने लायक थी। उनको आभास था कि हाँ, यहाँ लड़ाई है, इसीलिए उन्होंने किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसीलिए रोड शो किए हैं कि जो भी कमियां हैं उसको हमारी रैली की वजह से हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इस बार भी उन्होंने खुले छत जिस कार में सवार होकर रोड शो किया है, तो वो भी खोल के बाकायदा इस बार उनके अंदाज भी 2014, 17 और 19 से अलग थे। बाकायदा वो अभिवादन प्रॉपर ले रहे थे लोगों से और कहीं कहीं मिलने की भी कोशिश की, लेकिन एसपीजी सुरक्षा की वजह से वो नहीं कर पाए। हाँ, इस बार वाराणसी की 8 सीटों पर तो नहीं, लेकिन 3 से 4 सीटों पे लड़ाई अच्छी है, त्रिकोणीय लड़ाई है। बिल्कुल, जो कमियां रह गई, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो कमियां रह गई प्रत्याशियों की तरफ से या फिर पार्टी की तरफ से, उन कमियों को कैसे पूरा करें ताकि जो सीटें हैं वो कम ना रह जाएं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आखिरी चरण के जो चुनाव हैं उनको लेकर। इस वक्त काशी जो है वो पूरा केंद्र बिंदु बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया, अब अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं और कल जो जानकारी प्रियंका गांधी भी रोड शो करें। रोड शो के जरिए सत्ता की कुर्सी पाने की कोशिश है नेताओं की, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश पाठक जी के पास आएंगे। दिनेश जी, एक खास बात नजर आई, अगर हम अयोध्या की बात करें, जब अयोध्या में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनसभाएं कर ली थी, उसके आखिर में अखिलेश यादव की एंट्री होती है, रोड शो करते हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करते हैं। आज फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर लिया और तमाम जनसभाएं हो गई, आज अखिलेश यादव आखिरी वक्त पहुंचे रोड शो करने।
क्या कोशिश है और क्या ये जो कोशिश है वो रंग लाती दिख रही है दिनेश पाठक जी? नहीं, इसको इस रूप में मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं देख पाता कि वो भाजपा के लोगों ने कर लिया इसलिए बाद में अखिलेश जी गए, या प्रधानमंत्री जी ने कर लिया इसलिए बनारस अखिलेश जी गए। अपनी पार्टी में अखिलेश जी अकेले नेता हैं, दूसरा कोई नेता उनके पास नहीं है। मुलायम सिंह यादव साहब की तबीयत नहीं अच्छी है, वो प्रचार करने की स्थिति में नहीं है, तो अखिलेश यादव साहब अकेले नेता हैं और वो अपना प्रोग्राम उनको अपने तरीके से करना, उनको भी हर जगह को टच करना। बनारस क्योंकि प्रधानमंत्री का एरिया है, उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बनारस पर फोकस आपको सबका दिख रहा है। दर्द बनारस के आसपास भी बिखरा हुआ है, अखिलेश जी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। जितने जिलों में चुनाव है मुश्किलें सब जगह है, क्योंकि ये जो फेज है, लास्ट फेज है, इसमें अभी अजय भाई साहब बता रहे थे कि कुल 26-27 सीटें बीजेपी के पास थी। इसका मतलब कि जो पश्चिम की स्थिति थी वो जो पहले फेज में, दूसरे फेज में बीजेपी के पास मैक्सिमम नंबर थे, यहाँ पहले से ही नंबर कम है। और जो डेंस पॉपुलेशन की वजह से जो जिसकी बात ये पंडित जी बनारस से कर रहे हैं या कासिम साहब कर रहे हैं, डेंस पॉपुलेशन है उस पूरे इलाके में, जहां छठे चरण का चुनाव हुआ है, जहां 7वें चरण का चुनाव हुआ है। मैं आश्चर्यचकित था छठे चरण में कि बलरामपुर में इतना पुअर मतदान क्यों हुआ। माना जाता है कि शहरी मतदाता बाहर नहीं निकलता, जल्दी नहीं निकलता, कम निकलता है। बलरामपुर तो बहुत छोटा और बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। बलरामपुर के लोगों से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उनके जिले की गिनती अविकसित इलाके में होती है, लेकिन उन्होंने बहुत निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इसका मतलब कि लोकतंत्र कहीं से हिल रहा है। इतना कम मतदान बलरामपुर में, जहां कैराना ने 75% प्लस दे दिया हो, वहां बलरामपुर में इतना पुअर मतदान हो कि 50% होने में भी पसीने आ गए। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस इलाके में डेंस पॉपुलेशन है और छोटी छोटी हर जाति का मतलब है। आप देखिए, कुछ नाम लेके मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर हैं, निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, ये कब से नेता हो गए? ये जनाधार वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनको किसी को भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर देती है और किसी को समाजवादी पार्टी समर्थन कर देती है और इनके पर आ जाते हैं। ये जन नेता नहीं है, इनके पास वो जनाधार नहीं है, ये कुनबे के नेता है। जो किसी जमाने में हम लोग कबीलाई राजनीति की बात करते थे, कबीले जो छोटे छोटे हुआ करते थे, वहां जो सरदार वाला सिस्टम चलता था, ये वो लोग हैं। और इन लोगों को चूंकि सबको वोट चाहिए, बीजेपी को भी वोट चाहिए, सपा को भी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी वोट चाहिए, सबने ऐसे कबीलाई लोगों के पीठ पर हाथ रख के भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन हमें लगता है पाठक जी, जैसा आपने कबीलाई जिक्र किया, कबीलाई शब्द का, जो कुनबे का जिक्र किया, कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने जब बीजेपी छोड़ के सपा में आए तो उनकी पार्टी के भी कुछ नेता नाराज हो गए। आज वो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें वहां भी सब कुछ ठीक नहीं। तो कुनबा भी जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित इस बार नजर नहीं आ रहा है। सुरक्षित रहेगा भाई? अनुप्रिया जी, मैंने सोनेलाल पटेल साहब ने जिस पार्टी को बड़ी मुश्किल से, बड़े मेहनत पसीने से सजाया, उसको माँ बेटी मिलके अलग अलग हो गई। संजय निषाद साहब खुद एमएलसी हैं, उनका बेटा एमपी है, बाकी निषाद कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर साहब खुद एमएलए चुने गए, उनका बेटा अब इस बार 2 सीटें उन्होंने अपने पास ले ली, बाकी कुछ सीटें बेच दी। भाई निषाद पार्टी और राजभर की दोनों पार्टियां अपने लोगों का कहां भला कर पा रही हैं? कितने निषादों को टिकट और तभी राजभर की पार्टी के जो कई बड़े नेता थे वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, उनको टिकट भी दे दिया गया। निषाद पार्टी ने भी पंडितों को टिकट दिया है, क्षत्रियों को टिकट दिया, दूसरे बिरादरी को टिकट दिया, तो निषाद कहाँ भाई साहब? निषाद को तो ढूंढो, उनकी लिस्ट में निषाद को ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलता। राजभर साहब में राजभर साहब कहाँ है? तो ये कबीलाई इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि छोटे छोटे लोग हैं, बहुत ही छोटा सोचते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े लोगों का समर्थन इनके साथ है, इसलिए ये स्थिति बन रही है, जो राजनीतिक दृष्टि से गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जी सर, बिल्कुल लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, लेकिन ये सदियों से प्रभाव डालते आ रहे हैं, दशकों से, माफ कीजिए दशकों से, 90 के दशक के बाद से काफी प्रभावी रहे हैं ये जो नेता हैं, ये जो पार्टियां हैं, जो वोट बैंक है। अब इस बार कितना प्रभाव डालते हैं देखने वाली बात होगी। सैयद भाई आपके पास आएंगे। जैसा कि दिनेश पाठक जी ने कहा कि अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे हैं, तमाम नेता उनके मंच में नहीं है। अगर 2017 की बात करें तो शिवपाल यादव तो उस वक्त अलग हो गए थे, लेकिन रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव जो उनके भाई हैं,
तमाम नेता मंच से नजर आते थे, भाषण देते, लेकिन इस बार सिर्फ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। इसको क्या माने कि एक सहानुभूति भी मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव की ये स्ट्रेटजी शुरू से अब की रही है कि एक तो यादव हमारे साथ जो है परिवार के वो कम दिखाई दें, और परिवारवाद का जो ये होता है कि एक सरकार बनने के बाद अलग अलग जनपदों में, अलग अलग मंडलों में अलग अलग यादव की सरकार रहती है, उससे हम बच जाएं। और दूसरा, उन्होंने एक चीज और रखी थी कि सहारनपुर से लेके और आपके यहाँ बनारस तक, वाराणसी तक वो आ गए हैं, उनके मंच पे आपको मुस्लिम कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दिया होगा। उन्होंने उससे भी बचना चाहा है कि हमारे ऊपर ये आरोप ना लगे कि ये मुस्लिम जो है वो इनके बन जाने के बाद मुसलमान पूरी तरह से छाप बैठेगा, और आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक जो भाषण दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसमें मोहर लग जाएगी। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो अकेले नहीं है, उन्होंने खुद को अकेला बनाया है। दूसरी बात मैं बताऊं चलन भाई आपको, जैसा अभी अजय भाई ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख है और पेड़ है। देखिए, पहले और अब में अंतर आ गया है। पहले के चुनाव में पन्ना प्रमुखों का बहुत मजबूत रोल था, क्योंकि वो पेड़ नहीं थे, समर्पित थे, और उसके नतीजे में 2017 में बम्पर वोटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी 325 तक पहुंच गई 17 में। लेकिन अब पेड़ का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो समर्पण नहीं रहता है, पेड़ के बाद समर्पण खत्म हो जाता है। रही लोकप्रियता की बात, अभी भाई साहब ने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता, कृष्ण पंडित जी ने भी कहा और हमारे आपके ब्यूरो चीफ ने भी कहा, तो आप में से, हम में से कोई इस बात को स्वीकार नहीं करने को तैयार होगा कि क्या योगी जी की लोकप्रियता कम हुई है? योगी जी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री होने से पहले के योगी जी, मुख्यमंत्री होने के बाद के योगी जी, एक वर्ग, एक सेक्शन, एक समाज, एक मतलब एक तबके में मोदी, मैं तो कहूंगा मोदी जी से ज्यादा लोकप्रियता एक खास मकसद में उनकी है। जैसे बिल्कुल, और ये यही बड़ा कारण था कि जब केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी, तो आखिर में आकर यही फैसला लेना पड़ा कि जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री का सीएम योगी आदित्यनाथ ही होगा। सैयद भाई, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी बात करेंगे जो रोड शो चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अखिलेश यादव का, क्या कुछ कहते हैं रोड शो। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं आखिरी दौर के जो चुनाव हैं। 7 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके पहले तमाम सियासी दिग्गज इस वक्त काशी में डेरा जमाए होंगे। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, जैसे ब्रेक से पहले सैयद भाई ने कहा और आपने भी कहा कि जो पन्ना प्रमुख हैं इस बार उन्हें पेड किया गया है, तो पेड करने की जरूरत कहां पड़ी? क्यों ऐसा लगा कि पन्ना प्रमुख जो हैं उनको पेड करना पड़ेगा? क्या उनको ऐसा लगा कि जैसे वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं लोगों के पास वोट डलवाने के लिए, वो स्थिति इस बार नहीं है बीजेपी की? शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं एक ही घटना बताता हूं कि जब योगी जी ने शपथ ली थी उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि मेरा कोई कार्यकर्ता न थाने जाएगा और ना ही कहीं कचहरी जाएगा, उसका कोई, और अपने अफसरों से कहा था कि अगर मेरा कोई कार्यकर्ता आए तो जो तुम्हारी समझ में आए वो करना, उस पर मत विश्वास करना। अब आप बताइए, जो कार्यकर्ता आपके लिए लगा रहा 2017 में और 19 में, उसको आपने किनारे कर दिया थाने जाने की, उसकी हैसियत नहीं, अपने क्षेत्र की जनता का कोई काम कराने की स्थिति नहीं, वो तो नाराज बैठा।
अब आप उसको मनाने के लिए पन्ना प्रमुख बना रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, वो एक अलग की बात है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं शैलेंद्र भाई कि ये जो 7वां चरण है, इसमें ये छोटे छोटे कबीले जिनको आप कह लीजिए या छोटे छोटे दल हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा सामने आ जाएगी और ये कितने पानी में है ये भी सामने आ जाएगा। एक और व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इस 7वें चरण में, वो है माननीय श्री राजनाथ सिंह। मिर्जापुर उनका क्षेत्र है, उनका गढ़ रहा है, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो या विंध्यवासिनी हो, दोनों का समन्वय है इस 7वें चरण में। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। लेकिन अब सारा का सारा जिम्मेदारी मोदी जी ने और योगी जी ने संभाल रखी। तो अब स्वाभाविक रूप से जहां खर्चे पानी की बात होगी, कार्यकर्ता भी पन्ना प्रमुख कितना निकलाएगा। मैं तो देख रहा हूं कि जब ये स्वयंसेवक चाहे आरएसएस के रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, कार्यकर्ता रहे हैं, मेहनत की है। और जब वही कार्यकर्ता मेहनत कर या पैसे के बल पर काम करने वाले हो गए तो स्वाभाविक रूप से वो अपना उसी तरह से काम करेंगे। भैया जितना नगद नारायण उतना काम। तो ये स्थिति है, मैं तो देख रहा हूँ, मैंने देखा है, वाराणसी में जाकर के देखा। उन्होंने कहा अरे फला मंत्री, उसने तो मेरी सुनी ही नहीं। और मंत्री कहता मैं सुनूं कैसे, मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात ही नहीं होती थी। और आप देखिए नाराज विधायकों को मनाने के लिए कभी मुख्यमंत्री ने फोन नहीं किया। क्षमा करेंगे, मैं भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक, लेकिन कभी मुख्यमंत्री ने अपने किसी नाराज विधायक को नाराजगी दूर करने के लिए आज तक फोन नहीं किया। फोन कौन करता था? एक अपर मुख्य सचिव, वो भी ना करके उनका पीए करता था कि साहब वो मुख्यमंत्री जी से आप नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? तो 20 गालियां देता था कि हमको तो कभी पंचम तल या लोक भवन के पंचम तल पे आने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी जो नाराजगी है वो नाराजगी कितनी दूर हो पाई है। कृष्णा पंडित जी हमारे साथ बने हैं वाराणसी से। कृष्णा पंडित जी, समय कम है, आप ही के पास आएंगे। जो काशी में रोड शो हो रहा है, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है, उधर समाजवादी पार्टी गठबंधन तमाम दिग्गज नेताओं के साथ वहां बना हुआ है, कांग्रेस भी पीछे नहीं, आज राहुल गांधी भी पहुंच गए। क्या लगता है काशी के जरिए जो 8 सीटें, इसके अलावा भी बाकी जगह भी प्रभाव डालेगा ये जो ताकत झोंकी जा रही है? कृष्णा पंडित जी, देखिए जितने भी लोग हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या वर्तमान में जो सरकार चलाने वाली भाजपा की पार्टी है, सबने अपनी पूरी दमखम लगाई है। एक बड़ी चीज देखने को मिला है कि जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सबने अपने जनसभा में सिर्फ विपक्षी पे हमला करने की कोशिश किया। हमला पूरी तरीके से बोला है, मुद्दों की बात कभी किसी ने नहीं की। वर्तमान में जो वाराणसी का मुद्दा है, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत टफ है, इतना बिजी रहता है शेड्यूल कि अगर आपके पास समय है 1 घंटा पहले नहीं निकलेंगे तो आप जाम में फंस जाएंगे। 5 साल बीत गया, मोदी जी का दौरा, योगी जी का साप्ताहिक दौरा, पाक्षिक दौरा लगातार होता रहा, लेकिन इससे अभी तक कोई नियंत्रण नहीं मिल पाया। एक बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरीके से स्थानीय विधायक, जो भी विधायक मुख्यमंत्री से नाराज रहा, उसी तरीके का कार्यकर्ता जो नाराज रहा, उसको मनाने के लिए कोई भी नेता उसके सामने नहीं आया। आज वो नाराजगी कहीं न कहीं इनको भारी पड़ रही है, और यदि वो बगावत पे उतर गया तो इनकी बहुत ही बुरी हाल हो जाएगी, ये जान के चलिएगा। क्योंकि कार्यकर्ता ही जो है पार्टी का सबसे प्रमुख होता है और वही विजय की रथ को हाँकने का काम करता है। वर्तमान में देखिए, एक तो ये वर्तमान में 5 साल सरकार चला है, दूसरी बात इनका बुलडोजर गर्जा अपराध पर नियंत्रण रहा। कहीं न कहीं एक ब्रेकर लगा धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह, ये 2 नाम ऐसे हैं जो पूर्वांचल में बहुत कुख्यात और बड़ा नाम है अपराध में, लेकिन इनके ऊपर कहीं बुलडोजर गरजते हुए नजर नहीं आया, ना ही कहीं बुलडोजर इनके पास थमते हुए नजर आया। और धनंजय सिंह जो है जेडीयू से टिकट भी ले आए हैं, मल्हनी से चुनाव लड़ रहे हैं। और मल्हनी से समाजवादी पार्टी के एक तेज तर्रार नेता, जिनकी भूमिका जिला पंचायत के चुनाव में अहम रही, लकी यादव उपचुनाव भी जीते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। और आज करहल के बाद मुलायम सिंह यादव आज उनके लिए जनसभा भी करने गए। तो कुल मिलाकर जो धनंजय सिंह हैं, वहां भी कांटे का मुकाबला है। अब ये जो पूरा
इस वक्त राजनीति समीकरण बन रहे हैं, जो दोनों पार्टियां जो इस वक्त जुटी हुई हैं एक दूसरे को पछाड़ने में, क्रिकेट मैच की तरह है। जैसे कि एक टीम जो है बैटिंग कर रही है, मान ली भारतीय जनता पार्टी जो बैटिंग कर रही है, तमाम जो दिग्गज हैं इस वक्त रन बना रहे हैं और रनों को पहाड़ इतना बना देना चाहते हैं अपनी मेहनत के जरिए कि दूसरी पार्टी उसे चेस ना कर पाए। अब कौन चेस कर पाएगा, कौन मैच जीतता है आखिरी चरण, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे आखिरी चरण जो है 7वां चरण, उसकी तमाम सियासी दिग्गज इस वक्त वहां जुटे हुए, काशी में डेरा बनाया हुआ है। कौन जीत पाएगा, कौन आखिरी जो चरण है वहां बढ़त बना पाएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।